हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट्स, 11th बिजनेस स्टडी में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3, निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। बच्चों, ये निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम क्या होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाला जो हमारा जो चैप्टर था वो था व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। हमने ये देखा कि स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठन के स्वरूप 3 प्रकार के होते हैं। एक निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र और तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र। निजी क्षेत्र में हमने 5 प्रकार के व्यवसाय करने के स्वरूप देखे। एक है एकाकी व्यापार, दूसरा संयुक्त दूसरा है हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा साझेदारी व्यवसाय, चौथा सहकारी समिति और पांचवा कंपनी। और ये पांचों स्वरूपों को हमने अभी लास्ट हमारी जो क्लास थी उस पर हमने समझा। आज हम सार्वजनिक क्षेत्र जो है, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय करने के स्वरूप हैं, उनके बारे में आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इनमें व्यवसाय का जो स्वामित्व है, प्रबंध और नियंत्रण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो निजी क्षेत्र मतलब निजी क्षेत्र में स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण निजी हाथों में होता है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उद्यम हैं या उद्योग है या व्यवसाय है, उनका स्वामित्व, उनका प्रबंधन और उनका नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। अब सरकार मतलब 2 प्रकार की, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या दोनों मिल करके उसका प्रबंधन करती है। जैसे एक एग्जाम्पल यदि हम ले तो भारतीय रेलवे एक डिपार्टमेंट है। इसी प्रकार से भारतीय डाक, ये भी एक डिपार्टमेंट है। दूरदर्शन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल बोलते हैं, BHEL, इनका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण अथवा सेवा होता है। और ये सारे उद्योग, ये सारे जो उद्यम है, ये व्यवसाय करने वाले विभागीय उपक्रम है, डिपार्टमेंटल ये उपक्रम है ये। तो यहाँ पर हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। एक होता है निजी क्षेत्र और दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में ये हम पढ़ चुके हैं, एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सहकारी समिति, कंपनी, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने आ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवसाय करने के कौन कौन से स्वरूप हैं? तो उसमें सबसे पहला आ रहा है हमारे पास विभागीय उपक्रम, दूसरा है वैधानिक निगम और तीसरा है सरकारी कंपनी। बच्चों, आज का जो चैप्टर है, आज की क्लास में हम इन्हें ही समझने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे सामने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की जो प्रारूप अभी मैंने बताए, उसमें विभागीय उपक्रम। तो विभागीय उपक्रम किसे कहेंगे, इसके बारे में जानते हैं। इसमें उपक्रम को किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। उपक्रम को एक मंत्रालय, किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में, जैसे रेल मंत्रालय, जैसे हमारे देश में एक मंत्रालय का नाम है रेल मंत्रालय, उनके रेल मिनिस्टर होते हैं। तो उस रेल मंत्रालय के अधीन एक विभाग होगा, रेलवे विभाग। तो इसमें उपक्रम को किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है, इसे रेलवे विभाग, और उसका मंत्रालय कौन सा हो गया? रेलवे मंत्रालय। इसका वित्त प्रबंध, इसका प्रशासन और नियंत्रण केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसके अलावा जैसे हम डाक विभाग यदि हम देखें, तो डाक विभाग को संचार जो मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसके अधीन रखा गया है। और पूरे देश में जो डाक है, संचार है, वो विभाग काम करता है। तो इस प्रकार से इसमें उपक्रम को किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। इसका वित्त प्रबंध, इसका प्रशासन और इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा अथवा राज्य सरकार या फिर दोनों के द्वारा किया जाता है। जैसे भारतीय रेलवे है, डाक तथा तार, दूरदर्शन, प्रसार भारती, ये सभी इसके उदाहरण हैं।
इसके विभागीय उपक्रम की। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम इसकी विशेषताएं देखें तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है कि यह केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय के विभाग के रूप में गठित किया जाता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय के एक विभाग के रूप में गठित होता है। दूसरी इसकी विशेषता, इसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये मंत्रालय के अधीन है। तीसरा, इसकी वित्त व्यवस्था सरकार के वार्षिक बजट से की जाती है। जैसे रेलवे का बजट प्रस्तुत किया जाता है तो इसका एक वार्षिक बजट पास होता है और इसकी आय सरकारी खजाने में जमा की जाती है। रेलवे से जितनी भी इनकम होती है वो सरकार के खजाने में जाती है और रेलवे पर जो खर्च होता है, सरकार जो रेलवे मंत्री होते हैं वो साल भर में एक बार रेलवे का बजट प्रस्तुत करते हैं। इन पर अंकेक्षण एवं लेखांकन संबंधी सरकारी नियम लागू होते हैं। सरकार का पैसा खर्च होता है तो ऑडिट होता है, जांच होती है। इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी भर्ती तथा नियुक्ति नियम लागू होते हैं। तो रेलवे में भर्ती होती है तो सब सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। यह अपने कार्य से के लिए संबंधित मंत्रालय को जवाबदेह होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर रेलवे एक्सीडेंट होता है तो वो अधिकारी सभी किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? उस रेलवे मिनिस्टर के प्रति जवाबदेह होते हैं। रेलवे मंत्री को उनको जवाब देना होता है। तो ये उसकी विशेषताएं हो गई। अब विभागीय उपक्रम के लाभ क्या है? तो सबसे पहला इसमें लाभ है, सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने के कारण यह सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में अधिक सक्षम है। ये सीधे सरकार मतलब रेल मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं तो ये सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम है। किसी प्रकार की इनके पास कोई कमी नहीं है, वित्त की कोई कमी नहीं है, प्रबंधन की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है। ये अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाभ है, इनकी आय सरकारी खजाने में जाती है, इसलिए यह सरकार की आय का एक स्रोत है। ये सरकार को इनसे इनकम होती है, बहुत इनकम होती है। तीसरा है, ये अपनी सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिससे कोषों का सही उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। तो यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें जवाब किसको देना होता है? संसद को देना होता है। चौथा है, बजट, लेखा तथा अंकेक्षण नियमों के कारण इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम कम होता है। तो ये बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसके लेखे बनाए जाते हैं, इसमें ऑडिट होता है और इस कारण से यहाँ पर धन का दुरुपयोग नहीं किया जाता। फिर यह उन उपक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें अत्यधिक और सख्त नियंत्रण, गोपनीयता की आवश्यकता होती है। जैसे रक्षा मंत्रालय, उत्पादन, तो रक्षा से जैसे जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है तो सुरक्षा से संबंधित जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, इस प्रकार का जो विभाग है उसमें ये ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। तो ये विभागीय उपक्रम हो गए। अब इसकी क्या दोष हैं या इसके सीमाएं क्या, ये हमने अभी गुण देखे, इसके लाभ देखे। अब इसके दोष हैं, इस उपक्रम में लचीलेपन की कमी होती है। सरकार के नियंत्रण में सीधे इसमें लचीलापन बहुत कम होता है, जो कि एक व्यवसाय को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए अति आवश्यक भी। व्यवसाय है, भविष्य पर डिपेंड करता है और भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चितता में परिवर्तनशीलता जरूरी होती है, जबकि इसमें लचीलेपन की कमी होती है और ये इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा दोष है, उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। जहाँ मंत्रालय के अधीन है ये डिपार्टमेंट, तो सीधा राजनीति का उसमें हस्तक्षेप होता रहता है। तीसरा इसका दोष है, दिन प्रतिदिन के काम में अत्यधिक लाल फीताशाही का बोलबाला होता है तथा उचित प्रक्रिया के पूरे होने पर कोई कार्यवाही की जा सकती है। लाल फीताशाही मतलब जो अधिकारी वर्ग है उनका ही बोलबाला चलता है। फिर है, प्रतियोगिता के अभाव तथा एकाधिकार के होने के कारण यह प्रायः ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होते हैं। तो इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, इनका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। इनको वित्त सरकार से मिलता है, इनके द्वारा कमाई गई जो इनकम है वो सरकार के खजाने में जमा होती है। तो इनमें किसी प्रकार की कोई कंपटीशन की भावना नहीं होती। साथ में उस फील्ड में इनका एकाधिकार होता है, तो इनको किसी का कोई डर नहीं होता है। तो प्रतियोगिता का अभाव है, एकाधिकार होने के कारण ये ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, उनकी आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना मतलब ध्यान नहीं देना, ऐसे होते हैं। इनका प्रबंध सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रबंध के क्षेत्र में निपुण तथा अनुभवी नहीं होते हैं।
तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका मैनेजमेंट जो है वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा होता है। सरकारी अधिकारी मतलब उसमें बहुत सारे अधिकारी इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं जो कि इसका मैनेजमेंट कर सके। तो ये विभागीय उपक्रम के क्या हो गए, दोष हो गए। अब हम देखेंगे कि विभागीय उपक्रम कौन से उपक्रमों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो जहां पूर्ण सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है, जहां गोपनीयता अधिक आवश्यक हो, जैसे रक्षा उद्योग जैसे कोई हथियार बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, परमाणु उद्योग है, तो इन उद्योगों के लिए ये विभागीय उपक्रम ज्यादा उपयुक्त है और उचित है। तो अभी हमने सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रकार देखा, विभागीय उपक्रम। अब हम दूसरा देखेंगे, वैधानिक निगम। 3 प्रकार मैंने बताए सार्वजनिक क्षेत्र के, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, विभागीय उपक्रम। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं व्यवसायिक संगठन का जो स्वरूप में, वो है वैधानिक निगम। वैधानिक मतलब विधान मतलब कानून, और वैधानिक मतलब कानून के द्वारा, निगम मतलब कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसका जन्म या जिसका निर्माण विधान के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है या संसद के द्वारा होता है, ऐसा निगम वैधानिक निगम कहा जाता है। इसकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अधिनियम में ही इसके उद्देश्य के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। भाई जो भी कानून बनता है हमारे देश की, जो केंद्र सरकार है वो संसद में कानून बनाती है, राज्य सरकार है विधानसभा में कानून बनाती है, तो उनके द्वारा कोई विशेष अधिनियम पारित किया जाता है। मान लो कोई से क्षेत्र में कोई सा निगम की स्थापना करना है, तो या किसी विशेष निगम की स्थापना किया जाना है, तो उसके उद्देश्य कार्य उसी विधान में स्पष्ट कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई सा ऐसा वैधानिक निगम है तो वो है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये एक वैधानिक निगम है और इसका निर्माण संसद के द्वारा किया गया है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, ये भी एक वैधानिक निगम है और इसकी स्थापना भी संसद के द्वारा हुआ। गैल, ये भी हमारे देश की एक कंपनी है, गैल कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, 9 रत्नों में से एक कंपनी है। फिर SCI, FCI, ये सभी हमारे देश की कंपनियां हैं जो कि सरकारी कंपनियां मतलब वैधानिक निगम है, और इनकी स्थापना विधान के द्वारा, कानून के द्वारा, संसद के द्वारा की गई है एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत। अब इसकी विशेषताओं में देखेंगे तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, इसका निर्माण विशेष अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है जिसमें उपक्रम के उद्देश्य, कार्य, अधिकारों का वर्णन होता है। भी विशेष अधिनियम मतलब अधिनियम तो बहुत सारे पास होते हैं, लेकिन विशेष अधिनियम मतलब किसी निगम की स्थापना के लिए अधिनियम बनाया जाएगा तो वो विशेष होगा, और उससे रिलेटेड जितने भी उद्देश्य है, कार्य है, अधिकार है, उसी कानून में लिख दिए जाते हैं, वर्णित कर दिए जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, इसका एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जैसे जीवन बीमा निगम, तो भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका अपना एक अलग अस्तित्व है, पृथक अस्तित्व है इसका। निगम का प्रबंध सरकार द्वारा नियुक्त मंडल के हाथों में होता है। निगम का जो मैनेजमेंट है, सरकार एक मंडल नियुक्त करती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त करती है। दिन प्रतिदिन के कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार दिन प्रतिदिन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन उसके मैनेजमेंट में सरकार के जो नियुक्त अधिकारी वो होते हैं। इनके कर्मचारियों की भर्ती व चुनाव अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है। इसकी प्रारंभिक पूंजी सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। जो भी वैधानिक निगम होता है उसको जो स्टार्टिंग जो पूंजी है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यह अपनी वित्त की व्यवस्था स्वयं पूरा करते हैं। स्टार्टिंग पूंजी सरकार देगी, लेकिन उसके बाद वाली जो पूंजी है वो स्वयं व्यवस्था करते हैं। यह सरकार से ऋण लेकर अथवा अपनी वस्तुओं सेवाओं को जनता में बेच करके धन जुटा लेते हैं। हम मालूम है भारतीय जीवन बीमा निगम, तो जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय सरकार के द्वारा इसमें पूंजी लगाकर इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन बाद में इन्होंने इनकी पॉलिसियां बेच बेच करके जनता से पैसा इकट्ठा करके सरकार से ऋण लेकर के धन जुटाया है, और आज एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित है। इन पर सरकारी विभागों के लेखांकन और अंकेक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं होती, क्योंकि इनका एक अपना एक अलग पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अब इसके लाभ क्या है,
तो वैधानिक निगम के लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ है आंतरिक स्वतंत्रता। जैसे हमने ऊपर वाला विभागीय उपक्रम स्वतंत्र नहीं है, वो मंत्रालय के अधीन है, लेकिन वैधानिक निगम स्वतंत्र है। इन्हें दिन प्रतिदिन के कार्यों में आंतरिक स्वतंत्रता होती है तथा ये राजनीतिक हस्तक्षेप से भी स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी इन्हें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। शीघ्र निर्णय, ये निर्णय और कार्य शीघ्रता से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये निगम लाल फीताशाही से स्वतंत्र होते हैं। लाल फीताशाही मतलब जो अधिकारी वर्ग जो होता है वो उनका जो वर्चस्व है उससे ये दूर होते हैं। संसदीय नियंत्रण, इसकी कार्य क्षमता की संसद में चर्चा की जा सकती है। इससे सार्वजनिक पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित हो पाता है। सरकार ने जो पैसा लगाया है उसका सही उपयोग हो पाता है। ये अपने कर्मचारियों की भर्ती व नियुक्ति में स्वायत्त होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। ये अपने कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करते हैं। यह महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवर अनुभवी विशेषज्ञों की नियुक्ति भी करते हैं। मतलब जैसे विभागीय उपक्रम के लिए सरकार तय करती है क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन वैधानिक निगम में ये जो निगम है ये खुद तय करते हैं इनके कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम। अब दोषों में सबसे बड़ा दोष है निगम की स्वतंत्रता और लोचशीलता प्रायः नाम मात्र की ही होती है। तो इनको जो स्वतंत्रता है और परिवर्तनशीलता, लोचशीलता जिसको बोलते हैं, वो नाम मात्र की होती है। वास्तव में मंत्री, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक दल इनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करते रहते हैं। सार्वजनिक निगमों को किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है और उनका उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं होता, इसीलिए यह अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न भी नहीं करते। लेकिन आज के समय में हर कोई जो वैधानिक निगम है वो कंपटीशन के दौर में है, कंपटीशन करता है। ठीक है, हम दोष बोलने जाएंगे, सीमाएं बोलने जाएंगे तो हम बता सकते हैं। इनमें जहां कहीं भी जनता से लेन देन की आवश्यकता होती है वही अनियंत्रित भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। अब ये वैधानिक निगम कहाँ उपयुक्त है? तो उपक्रम को अधिनियम द्वारा परिभाषित विशिष्ट शक्तियां जरूरत है, उपक्रम को अधिक मात्रा में पूंजी की जरूरत है, हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। तो ये हमने वैधानिक निगम की विशेषताएं देखी, उसके लाभ देखे और उसके दोष देखे। अब हमारे पास तीसरा स्वरूप आ रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तीसरा स्वरूप। पहला स्वरूप हमने देखा विभागीय उपक्रम, जैसे रेलवे, डाक, तार, दूरदर्शन, ये सभी क्या है? ये विभागीय उपक्रम है। दूसरा हमने देखा वैधानिक निगम, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सभी क्या है? ये वैधानिक निगम है। अब हमारे पास तीसरा स्वरूप आ रहा है और वो है सरकारी कंपनी। बच्चों, सरकारी कंपनी मतलब सरकार की कंपनी। जैसे कंपनी की, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो कंपनी होती है, कंपनी की पूंजी अंशों में बटी हुई होती है और प्रत्येक अंश का एक वैल्यू होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कंपनी के पास 100 शेयर हैं, ठीक है, तो इसमें से जब कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है तो 49% शेयर ही जनता में बेचे जाते हैं और 51% जो शेयर है वो अपने पास रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 51% शेयर जिसके पास होंगे वो उसका मालिक होगा। जैसे मान लो प्राइवेट क्षेत्र के हाथ में 51% शेयर चले गए तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, और यदि 51% शेयर सरकार के हाथ में है तो वो कंपनी कौन सी कंपनी हो जाएगी? सरकारी कंपनी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें 51% शेयर सरकार के पास हो, वो कंपनी सरकारी कंपनी होती है। बस सरकारी कंपनी का तात्पर्य उस कंपनी से है जिसमें कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी केंद्र सरकार के पास या फिर राज्य सरकार के पास या फिर संयुक्त रूप से दोनों के पास में होती है। ऐसी कंपनी को हम सरकारी कंपनी कहते हैं। इसका पंजीकरण भी कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार होता है। हमने कल कंपनी के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया देखी थी। उदाहरण के लिए भारतीय राज्य व्यापारिक निगम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये सभी सरकारी कंपनियां हैं जिसके 51% शेयर सरकार के पास में है। अब सरकारी कंपनियों की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले विशेषता कि सरकारी कंपनी का समामेलन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही
होता है, इसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसकी 51% जो पूंजी है सरकार के पास होती है, इसका प्रबंध सरकार तथा अन्य अंशधारियों के द्वारा चुने गए संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, इसके कर्मचारियों की भर्ती नियुक्ति कंपनी के सीमा नियम अंतर नियम के अनुसार होती है। कंपनी के जो सीमा नियम है, अंतर नियम है, उसके नियमों के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती होती है। सरकारी कंपनी को कोष सरकार और अन्य निजी अंशधारकों से प्राप्त होता है और यह पूंजी बाजार से भी कोष प्राप्त कर सकती है। यह पूरी तरह से काम एक निजी कंपनी की तरह ही करती है, बस इस पर लेबल लगा रहता है कि इसका सरकार का, ये 51% शेयर सरकार के पास है, बाकी सारे काम वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह करती है। अब हम चलते हैं, इसके लाभ क्या है। सरकारी कंपनी की स्थापना आसानी से कंपनी अधिनियम की औपचारिकताओं को पूरा करके की जा सकती है। इसके लिए विशेष अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे वैधानिक निगम को स्थापित करने के लिए एक विशेष अधिनियम की आवश्यकता होती है, सरकारी कंपनी को इसकी जरूरत नहीं है। सरकारी कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम के अनुसार की जाती है। प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने और दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में इनको पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती है। मैंने बताया ना कि सरकारी कंपनी पूरी तरह से कार्य निजी कंपनी की तरह करती है, ये निर्णय अपने खुद ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार का ज्यादा नियंत्रण होगा। ये पेशेवर प्रबंधकों को उच्च वेतन पर नियुक्त कर सकते हैं। अब इन कंपनियों के दोष क्या हैं, या इन कंपनियों की जो कमियां क्या है, बुराइयां क्या है, थोड़ी सी बुराई कर ले हम। तो सरकारी कंपनियों में सरकारी अधिकारी, मंत्री और राजनेताओं का बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है। भाई जहां पर भी सरकार हाथ डाल सकती है वो वहां हस्तक्षेप जरूर करेगी, बिना हस्तक्षेप के उसका काम नहीं चलता है। संसद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होने के कारण ये अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचती है, जबकि सरकारी वित्त वाली कंपनी होने के कारण इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई इनको जवाब संसद को नहीं देना पड़ता है, एक पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है, लेबल सरकार का होता है, तो ये पूरी तरह से उदासीन रूप में काम करती है, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। इनके निदेशक मंडल में मुख्यतः राजनीतिक सरकारी अधिकारी होते हैं, जिनका मुख्य ध्येय कंपनी की कार्यकुशलता न होकर अपने राजनीतिक स्वामियों को खुश करना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य कंपनी की कार्यकुशलता बढ़ाना नहीं होता, जैसे निजी कंपनियों के अपना उद्देश्य होता है, इनको तो राजनीतिक स्वामियों को खुश करना होता है। ये इसके सबसे बड़े दोष है। भी जहाँ भी सरकारी क्षेत्र आ गया मतलब वहां पर सरकार, जो भी रूलिंग सरकार होती है, उसका इंटरफेयर जरूर होता है। तो ये हमने उसकी क्या देखी, सीमाएं देखी। अब तो अभी तक हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कौन कौन से हैं, तो विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी, 3 प्रकार के देख लिए। अब हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका। वे 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, एक निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में हमने एकाकी व्यापार, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सहकारी समिति और कंपनी, इसको हमने समझा। सरकारी क्षेत्र में अभी हमने 3 स्वरूप समझे उसके। पहला हमने देखा विभागीय उपक्रम, दूसरा वैधानिक निगम और तीसरा सरकारी कंपनी। अब ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है आज के समय में उसकी भूमिका बदलती जा रही है। कैसे? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना 2 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों की स्थापना 2, ये जो विभाग है, वैधानिक निगम है या सरकारी कंपनी है, सरकार इनकी स्थापना 2 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करती है। सबसे पहला उद्देश्य उसका क्या है? देश की आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए, वे देश की हमारी आर्थिक विकास की दर क्या हो, बढ़े। दूसरा उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय तथा संपत्ति का समान वितरण हो, इसके लिए सरकार एक कदम उठाती है। सरकारी जो उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करती है। अब समाज में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका व महत्व समय के साथ बदलता रहा है। देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मूलभूत ढांचे का विकास। आजादी के समय देश में मूलभूत उद्योग जैसे इंजीनियरिंग, परिवहन, तेल, रिफाइनरी, संचार, बिजली निर्माण, लोहा व स्टील, हैवी इंजीनियरिंग,
इनकी बहुत कमी थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भारी पूंजी निवेश एवं फल प्राप्ति की लंबी अवधि होने के कारण, तो ये जितने भी मैंने उद्योगों के नाम लिए सभी भारी उद्योग कहलाते हैं और इन उद्योगों में बहुत बड़ी पूंजी लगती है और रिटर्न इसका जो है बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। मतलब इसका जो फल है बहुत समय के लंबे समय के बाद मिलता है। निजी क्षेत्र इसमें आने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो इतने जो भारी उद्योग है इनमें वो पूंजी लगाने को तैयार नहीं थे। अतः आधारभूत ढांचे के विकास की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्रों को सौंपी गई, जो उसने सफलता से आधारभूत उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्रों को सौंपी गई और उन्होंने भली भांति इसको निभाया। दूसरी भूमिका इसकी क्या है? क्षेत्रीय संतुलन। इस सरकार का उद्देश्य होता है कि देश का हर क्षेत्र हर वर्ग विकास करे। तो सरकार किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा यदि होता हुआ देखती है तो उस क्षेत्र में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना करती है। निजी क्षेत्र उपक्रम पिछड़े या दूर दराज क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं की कमी के कारण उद्योग स्थापित करने से हिचकिचाते हैं। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो जहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, तो वो वहां पर कंपनी की स्थापना नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में नए उपक्रम स्थापित किए, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार भी मिला और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी हुआ। क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करती है सरकार। ये सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका है। एक तो उन्होंने आधारभूत उद्योगों का मूलभूत ढांचे का विकास किया, दूसरा पिछड़े क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय क्षेत्रों में संतुलन रखा, तीसरा है पैमाने की बचत। मतलब कुछ क्षेत्र जैसे विद्युत शक्ति संयंत्र, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ऐसे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, ताकि बड़े पैमाने की बचतों का लाभ उठाया जा सके। इनमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और इन उद्योगों के निर्माण व संचालन का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों ने ही उठाया है। इसमें बड़ी पूंजी लगती है, बड़ा उत्पादन होता है, तो बचत भी बड़ी होती है। तो निजी क्षेत्र इनमें हाथ नहीं डालते हैं, तो सरकारी क्षेत्र ने ही इन उपक्रमों को सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत विभागीय उपक्रम है, वैधानिक निगम है, सरकारी कंपनियों की स्थापना करके बड़े पैमाने की बचत करी है। फिर है आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर रोक। वे आर्थिक शक्ति मतलब जैसे मान लो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्थापित नहीं करेगी तो सारा वर्चस्व प्राइवेट कंपनियों का हो जाएगा। तो सरकार सारी जो आर्थिक शक्ति एक ही जगह केंद्रित न हो जाए, निजी क्षेत्र में ही केंद्रित न हो जाए, इसलिए सरकार उनके कंपटीशन में खड़ी हो जाती ताकि आर्थिक जो शक्ति है वो एक ही हाथों में न हो, निजी हाथों में न हो, सरकार के पास भी हो। निजी क्षेत्र में केवल कुछ औद्योगिक घरानों ने ही बड़े पैमाने पर उद्योगों में निवेश किया है, जिससे पूंजी कुछ हाथों में ही केंद्रित हो गई। परिणाम स्वरूप एकाधिकार को बढ़ावा मिला और आय की असमानता बढ़ी। एकाधिकार हो गया, जिसे हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, तो कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, आय की असमानता हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाए गए, जिससे बड़ी संख्या में आय और धन की जो समानता स्थापित की गई। और पांचवा इसका जो परिवर्तन हुआ सार्वजनिक क्षेत्र की जो बदलती हुई भूमिका है, आयात प्रतिस्थापना। आयात प्रतिस्थापना का मतलब होता है कि भारत सरकार ने पहले आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए अब कई सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए हैं। हम जिन देशों से जो वस्तुएं आयात करते थे उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्थापित करके सरकार के द्वारा उनका उत्पादन किया गया, तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी कई उपक्रमों की स्थापना की गई। और जो जिन देशों में जो वस्तु की आवश्यकता हुई है वो वस्तुओं के उत्पादन के लिए सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित किए गए। इससे देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा के भंडार पर बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि हम जिन वस्तुओं का आयात करते थे सरकार ने उन्हीं वस्तुओं के लिए उद्योग धंधे स्थापित कर दिए, तो आयात होना बंद हो गया, मतलब हमारा जो सरकारी खजाना खर्च होता था वो बंद हो गया। दूसरा, हम विदेशों में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात करते हैं तो उन वस्तुओं के उद्योग धंधों की संख्या और बढ़ा दी गई, जिससे उत्पादन और ज्यादा होने लगा और निर्यात की मात्रा में
बढ़ोतरी हो गई और विदेशी मुद्रा भंडार पर बहुत फर्क पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिकाएं हैं ये 5 प्रकार से हमने देखी कि सबसे पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र ने मूलभूत ढांचे में विकास किया, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित किया, पैमाने की बचत करी है, आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर रोक लगाई है और आयात प्रतिस्थापन किया है। अब हम चलते सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। बच्चों, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, फिर हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 में और उसके बाद 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। 5-5 साल की सरकार के द्वारा योजनाएं शुरू की गई। इसके पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सरकार ने जो आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्रों को सौंपी गई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी लगती है, तो निजी कंपनियों ने उसमें हाथ नहीं डाला, सरकारी कंपनियों ने उसमें पैसा लगाया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्थापित की गई। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए भाई, जब 1951 से 1991 तक 40 साल तक सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा पैसा लगाया गया। अब जो बड़े बड़े उद्योग हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उसमें सरकार के द्वारा बहुत पैसा निवेश किया गया, लेकिन सरकार को जितना चाहिए था उतना रिटर्न नहीं मिला। सरकारी कंपनी में, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने जो पैसा लगाया उतना पैसा सरकार को रिटर्न नहीं मिला और इससे सरकार की, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल स्थिति में आ गई। तो 40 साल बाद सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन किया और एक नई आर्थिक नीति लागू की गई। तो सरकार ने 1991 में एक नई औद्योगिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की और उसके लिए उन्होंने 4 प्रमुख सुधार किए। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत 1991 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में 4 परिवर्तन किए, 4 सबसे बड़े बड़े कदम उठाए। पहला, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर पहले 17 से 8 और फिर 2001 में 3 कर दी गई। और ये 3 भी कौन कौन से? एक अणुशक्ति, हथियार और रेलवे परिवहन। ये 3 ही केवल उद्योग धंधे ऐसे हैं जो सरकार के हाथ में हैं। बाकी सारे उद्योगों को सरकार के द्वारा लाइसेंस फ्री कर दिया गया। ये उद्योग केवल सरकार के द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं स्थापित कर सकता। दूसरा कदम, समझौता विवरणिका के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता दी गई। प्रबंध के लिए लक्ष्य निश्चित कर दिए गए और इन लक्ष्यों, अब प्रबंध उन परिणामों को समय पर प्राप्त करने के लिए जवाबदेह होते हैं। मतलब इनके साथ में एक समझौता किया गया कि आपके लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी प्रकार से आप निर्णय ले सकते हो और उस समय सीमा में आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा इकाइयों के अंशों का विनिवेश। जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो चुनिंदा इकाइयां हैं, कुछ इकाइयां ऐसी है जो कि बहुत बीमारी हालत में चल रही थी, उन इकाइयों के अंशों को सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? विनिवेश कर दिया गया। मतलब इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों के समता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों व जनता को बेच दिया गया। विनिवेश का मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अंशों को निजी क्षेत्रों को बेच दिया गया। ये विनिवेश कहलाता है। सरकार इसमें निवेश करती थी, अब सरकार ने निवेश बंद कर दिया और इसी के अंशों को सरकार ने निजी क्षेत्रों को बेच दिया। ये विनिवेश होता है। सरकार को आशा थी कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की प्रबंधकीय कुशलता में सुधार आएगा, क्योंकि निजी क्षेत्र जब हाथ डालेगा, निजी क्षेत्र सरकारी कंपनियों के साथ में काम करने लगेगा, तो उसकी कुशलता में सुधार आएगा और वित्तीय अनुशासन बढ़ जाएगा। चौथा सुधार हुआ, बीमार इकाइयों से संबंधित नीति निजी क्षेत्र की नीति के समान बनाई गई। बीमार उद्योगों की जो बीमार इकाइयों से संबंधित जो नीति है वो निजी क्षेत्र के समान बनाई गई। मतलब कैसे? हानि पर चलने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा गया, जो हमेशा लगातार किसमें चल रहे थे? हानि में।
तो उनको किसको सौंप दिया गया? औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड, इसको सौंप दिया गया। अब बीआईएफआर ने कुछ अधिक बीमार इकाइयों को परिवर्तित किए जाने की उम्मीद थी। मतलब बीआईएफ ने कुछ अधिक बीमार इकाइयों को इकाइयों में परिवर्तित किए जाने की उम्मीद थी का पुनः उद्धार और पुनः प्रतिस्थापन करने का फैसला लिया। मतलब कुछ इकाइयां ऐसी थी जिनमें सुधार हो सकता था, उनमें उन्होंने सुधार किया, और कुछ इकाइयां ऐसी थी जिनमें सुधार नहीं हो सकता था, उनमें उन्होंने क्या निर्णय लिया? विनिवेश का निर्णय लिया। मतलब उनको उन्होंने उनके शेयर को जनता को बेच दिया, प्राइवेट लोगों में भेज दिया। इस प्रकार से ये 4 बड़े बड़े कदम सरकार के द्वारा 1991 की जो आर्थिक सुधार नीति थी उसमें उठाए गए। सबसे पहले में उन्होंने जो आर्थिक उद्योगों की, आरक्षित उद्योगों की संख्या घटा करके अब केवल 3 कर दी। मतलब सरकार ने अपने पास केवल 3 ही उद्योग रखे, बाकी सारे उद्योगों को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया। दूसरा समझौता, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ सरकार ने एक समझौता किया कि आपको एक समय सीमा दी जाएगी, उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाएंगे और उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, आप उस समय सीमा में आपके उद्देश्य को प्राप्त करें, अन्यथा सरकार के द्वारा इन्हें बंद कर दिया जाएगा। तीसरा कदम उठाया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की जो चुनिंदा इकाइयां हैं जो बीमार हालत में चल रही थी, उनके अंशों को निजी हाथों में बेच दिया गया, मतलब विनिवेश किया गया। और चौथा है कि बीमार इकाइयों को पीआईएफआर जो बोर्ड है, औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड को सौंपा गया और उनको कहा गया कि यदि इनमें सुधार होता है तो आप इसमें सुधार कर दीजिए, अन्यथा इन्हें बंद कर दिया जाए। ठीक है, ये 4 बड़े बड़े कदम उस समय उठाए गए। अब आगे आता है, अभी तक हमने पढ़ा विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। ठीक है, अब हमारे पास में आ रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, भूमंडलीय उपक्रम। अभी तक हम देश की सीमाओं के अंदर थे, अब हम देश की सीमाओं के बाहर जा रहे हैं। ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार एक से अधिक राष्ट्र में चलता है, ऐसी कंपनियां कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां या भूमंडलीय उपक्रम। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो कई देशों में व्यवसाय करती है, कई देशों से व्यवसाय करती है वो। इसके लिए इसकी शाखाएं, कारखाने और कार्यालय कई देशों में होते हैं, परंतु इसका मुख्यालय उस देश में होता है जिसमें समामेलन किया जाता है। जैसे भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार यदि किसी कंपनी का निर्माण हुआ है तो वो कंपनी भारत की है और वो अनेक देशों के साथ, 3-4 देशों के साथ यदि व्यवसाय करती है तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी? मल्टीनेशनल कंपनी कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कोका कोला, सोनी, रीबॉक, ये सभी कौन सी कंपनियां हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, भूमंडलीय उपक्रम है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली इसकी विशेषता है, इन कंपनियों के पास विशाल पूंजीगत साधन होते हैं। मतलब इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में पूंजी होती है जिससे कि ये बहुत बड़े स्तर पर व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, इनके पास इनकी विशेषता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय मतलब एक से अधिक राष्ट्रों में इनका व्यवसाय होता है। यह कई देशों में व्यवसाय करती है जिसके लिए इनकी शाखाएं, कारखाने, कार्यालय कई देशों में होते हैं। जितने देशों में व्यवसाय उतने देशों में इनकी शाखाएं भी होती है, कारखाने भी होते हैं, कार्यालय होते हैं। केंद्रीय नियंत्रण, तीसरा है केंद्रीय नियंत्रण। इनके विभिन्न देशों में फैली हुई शाखाओं का नियंत्रण और प्रबंध मौलिक देश में स्थित मुख्यालय द्वारा किया जाता है। जैसे भारत की कोई कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, इसकी शाखाएं अनेक देशों में होगी लेकिन इसका जो नियंत्रण है वो मौलिक देश मतलब भारत के द्वारा किया जाएगा। मुख्यालय द्वारा बनाई गई नीति कंपनी के व्यापक नीतिगत ढांचे तक सीमित होती है और वे शाखाओं और सहायक इकाइयों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। आधुनिक तकनीक में मल्टीनेशनल कंपनी प्राय यह पूंजीवर्धक तकनीक, उत्पादन की नवीनतम तकनीक का प्रयोग करती है जिससे विश्व स्तरीय उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर पाती है। तो मल्टीनेशनल मतलब अनेक देशों के साथ व्यापार करना,
और दूसरे देशों के साथ व्यापार करना मतलब उस देश में जो टेक्नोलॉजी नहीं है उस टेक्नोलॉजी को ले जाना। तो विश्व स्तर पर भाई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो पूंजीवर्धक हो, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जो उत्पादन में नवीनता लाए, तभी वो अपने उत्पाद को विभिन्न देशों में बेच सकते हैं। तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। फिर है उत्पाद नव प्रवर्तन, ये अपने प्रोडक्ट में प्रतिदिन कुछ नयापन लेकर के आते हैं। इनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं, उपकरणों से युक्त शोध एवं विकास विभाग होते हैं। नए उत्पादों के विकास, विद्यमान उत्पादों के डिजाइन में सुधार का कार्य करते रहते हैं। आप लोग देखते हैं जैसे मोबाइल में हर समय नए नए फीचर्स आते रहते हैं, तो प्रतिदिन में इनमें शोध कार्य चलते रहते हैं। विपणन रणनीतियां, विपणन रणनीतियां मतलब ये आक्रामक विपणन रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनकी कॉम्पिटेटिव बहुत पावरफुल होते हैं। तो इनकी जो मार्केटिंग की जो रणनीति होती है वो भी बहुत आक्रामक होती है, मतलब कि यदि ये आक्रामक नहीं होंगे तो ये टिक नहीं पाएंगे। इनके ब्रांड सुप्रसिद्ध होते हैं तथा ये विज्ञापन और विक्रय संवर्धन पर अत्यधिक व्यय करते हैं। इनके जो ब्रांड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं, और ये विज्ञापन पर, विक्रय के संवर्धन पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। तो ये है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में हमने देखा। अब हमारे पास आ रहा है संयुक्त उपक्रम। अब कौन सा आ रहा है, ज्वाइंट सेक्टर। अभी तक हमने इसके पहले वाले चैप्टर में निजी क्षेत्र देखा था, उसके बाद हमने सार्वजनिक क्षेत्र देखा। अब हमारे पास तीसरा क्षेत्र आ रहा है, कौन सा, संयुक्त क्षेत्र, जहां पर निजी और सार्वजनिक दोनों मिल करके काम करते हैं। वो क्षेत्र कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या ज्वाइंट सेक्टर कहलाता है। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र फर्म अपनी पूंजी, अपनी तकनीक, अपने विशेषज्ञों को मिलाकर एक ही उद्देश्य और परस्पर लाभ के लिए संयुक्त रूप से नए उपक्रम को स्थापित करती है, तो उसे संयुक्त उपक्रम के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। तो जब दो उपक्रम मिल करके अपनी जो पूंजी है, अपनी तकनीक है, अपने विशेषज्ञों को साथ में लेकर के कोई काम करते हैं, तो वो होता है संयुक्त उपक्रम। उदाहरण के लिए भारत में मारुति कंपनी और जापान की सुजुकी ने मिलकर मारुति सुजुकी, भारत की हीरो साइकिल तथा जापान की होंडा मोटर्स कंपनी ने मिलकर हीरो होंडा का निर्माण किया। यह आप लोगों ने सबने सुना होगा। एक कार का नाम सुना होगा मारुति सुजुकी, और आपने एक मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा हीरो होंडा। तो मारुति कहाँ की है, भारत की मारुति कंपनी है, और जापान की सुजुकी कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर के संयुक्त उपक्रम स्थापित किया और मारुति सुजुकी कार बनाई। फिर भारत की हीरो साइकिल है और जापान की होंडा मोटर्स कंपनी, दोनों ने मिल करके हीरो होंडा बनाई। ये संयुक्त उपक्रम मतलब दो कंपनियां मिल करके जब काम करती है तो संयुक्त उपक्रम कहलाता है। अब संयुक्त उपक्रम की विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहला तो पूंजी सरकार व निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा दी जाती है। भाई सरकार और निजी दोनों मिलकर काम करें तो दोनों क्षेत्र पूंजी लगाएंगे। इसका प्रबंधन निजी उद्यमियों को सौंपा जा सकता है। तो सरकार और निजी दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसका मैनेजमेंट किसको सौंप दिया जाता है, निजी उद्यमों को सौंप दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर ही फिर उसका मैनेजमेंट करता है। जन कल्याण व लाभ कमाना दोनों इसके उद्देश्य होते हैं, क्योंकि सरकार भी है, सरकार का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है और प्राइवेट निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो दोनों काम करते हैं। यह सरकार व निजी उद्यमों के प्रति उत्तरदायी होती है। ये सरकार को भी जवाब देना है, निजी लोगों को भी, प्राइवेट लोगों को भी जवाब देना है। ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। लाभ में हम आएंगे तो संयुक्त क्षेत्र के क्या लाभ है, तो सबसे पहला संसाधनों व क्षमता में वृद्धि होना। तो जब दो कंपनियां, दो क्षेत्र मिल जाएंगे तो उनके संसाधन भी बढ़ जाएंगे, उनकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। उन्नत प्रौद्योगिकी लाभ, जो दोनों के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका लाभ मिलेगा। नए बाजारों का वितरण, व नए बाजारों तक वो उनकी पहुंच होगी। नवीनता ला सकते हैं, उत्पादन लागत में कमी आएगी, दोनों की जो विधियां हैं काम करने की वो उपयोग की जाएगी। फिर ब्रांड की छवि बनेगी,
जैसे अभी मैंने बताया मारुति सुजुकी, दो कंपनियों का नाम एक साथ मिलेगा तो उस ब्रांड की छवि बढ़ेगी। हीरो होंडा, दोनों फेमस कंपनियों के नाम मिलेगा तो ब्रांड उछल कर सामने आएगा। जोखिमों का बंटवारा, यदि कुछ भी रिस्क होती है तो उस जोखिम का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, ये उसके फायदे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की और, वो है पीपीपी। अभी तक हमने देखा निजी क्षेत्र, दूसरा हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र, और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। इस संयुक्त क्षेत्र को ही हम बोलते हैं पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स। 3P है। कितने पी है इसमें? 3P है। पी, पी और पी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और निजी, ये दोनों क्षेत्र मिलकर के एक साझेदारी में काम करते हैं, तो ये कहलाता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सार्वजनिक निजी साझेदारी से अभिप्राय उन परियोजना अथवा सेवा से है जिसका वित्तीय पोषण, संचालन सार्वजनिक और निजी उपक्रमों की साझेदारी द्वारा हो रहा है। कुल मिलाकर इसका प्रबंध, नियंत्रण, संचालन निजी और सार्वजनिक दोनों मिल करके कर रहे हैं, ऐसा क्षेत्र पीपीपी कहलाता है, या सार्वजनिक निजी साझेदारी कही जाती है। पीपीपी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य एक दीर्घकालीन साझेदारी होती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में भी पीपी का प्रयोग हो रहा है। तो आज की परिस्थिति में सरकार इसी मॉडल को सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। आप देखो सभी क्षेत्र में आपको पीपीपी मॉडल दिखाई दे रहा होगा। आज सरकार उसी और अग्रसर हो रही है। पीपीपी मॉडल पसंद आ रहा है सरकार को, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो अपने कार्य के प्रति दिन प्रतिदिन उदासीन होता जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी संसाधन हैं उनका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पा रहा है, और समय के रहते यदि उनका उपयोग नहीं किया गया तो वो संसाधन धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके उस क्षेत्र में काम करे, तो देश का भी विकास होगा और संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा। तो ये जो पीपीपी जो मॉडल है सरकार कहाँ कहाँ यूज कर रही है, जैसे सड़क बनाने में, तो सड़क का सरकार के द्वारा ठेका दे दिया जाता है। प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके दे दिया जाता है कि आप बनाइए, पैसा सरकार का बनाता है, वो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। रेलवे का काम, टोल टैक्स जो लिए जाते हैं, ये सभी प्राइवेट कंपनियां होती है जो टोल टैक्स वसूल करती है। पैसा सरकार देती है, टोल टैक्स जो सड़क का जो रिपेयरिंग मरम्मत ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो ये पीपीपी मॉडल पे काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य अस्पताल, आप देखो हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो भी अस्पताल है वहाँ जाओ तो वहाँ पर आपको सारा जो प्राइवेट सेक्टर के ही लोग दिखाई देंगे, काम करने वाले कर्मचारी, सफाई कर्मी से लेकर के नर, आपके जो इतने भी जो काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, और जो भी मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा है जल एकत्रण, सफाई और वितरण, ये भी सरकार ने निजी हाथों में सौंप दिया है। शिक्षा, स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज, अब सरकार इस ओर अग्रसर है और इसको भी वो प्राइवेट क्षेत्र में सौंपने जा रही है। तो ये पीपीपी मॉडल कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है। अब इसकी विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी संभव हो पाती है। तो सरकार और निजी इन दोनों के बीच में साझेदारी, पीपीपी का संबंध उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं से होता है। पीपीपी सरकार को उसकी बजटीय व उधार लेने की सीमाओं से मुक्त कर देती है, सरकार की टेंशन खत्म हो जाती है। इनका प्रयोग सार्वजनिक लाभ वाली परियोजना में होता है, जैसे दिल्ली मेट्रो, रेलवे निगम। पूंजी सघन और भारी उद्योग जैसी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है। और आगम का बंटवारा, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के मध्य तयशुदा अनुपात में आगम को बांटा जाता है। ये सभी पीपीपी की क्या है, ये विशेषताएं। तो अभी तक हमने निजी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में देखा, एकाकी व्यापार, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सहकारी समितियां और कंपनी। उसके बाद हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देखे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में
हमने देखा सबसे पहला वैधानिक निगम, मतलब विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी। उसके बाद संयुक्त क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल करके काम करते तो वो क्षेत्र संयुक्त कहलाता है। इसी प्रकार से हमने मल्टीनेशनल कंपनी मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में भी जाना। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर, जो हमारी कौन सी थी, यूनिट 3 नंबर की जो यूनिट थी, ये भी हमारी आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।